है ना। तो आज कोशिश करते हैं चैप्टर क्या क्या पढ़ा हुआ है उसको देखने की और क्वेश्चन आंसर करने की कंप्लीट। तो चैप्टर वैसे तो खत्म हो चुका है, इसमें जो है एक और छोटा सा पोर्शन बाकी है जिसमें जो है वो सेफ्टी के वो बोले जाते हैं कि कैसे सेफ्टी रखी जाना चाहिए जनन जनन के समय, है ना। यहाँ पर जो है जनरल स्वास्थ्य पर एक टॉपिक है जो कि आप एक बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इससे जुड़ी हुई कैसी कैसी बीमारियां हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हो सकती हैं या फिर गर्ल्स में पीरियड्स के दौरान सफाई न रखने के कारण से हो सकती है। तो उसके कारण से बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपको परेशान कर सकती है, लाइफ टाइम में जिंदगी भर परेशान कर सकती है, लंबी चल सकती हैं। और जैसे एड्स जैसे रोग जो है वो इसी को ध्यान में रखते हुए बनाए, मतलब फैले भी इसी तरह से हैं एड्स जैसे रोग, और बहुत जानलेवा रोग हैं। उनसे कैसे बचा जा सकता है वो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, है ना। यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है, जैसे जो लैंगिक परिपक्वता एक क्रमिक प्रक्रम उस समय होता है जब शारीरिक वृद्धि भी होती है। किसी सीमा तक लैंगिक परिपक्वता का अर्थ यह नहीं है कि शरीर में मस्तिष्क जन्म क्रिया एवं गर्भाधान योग्य हो गए। तो यहाँ पर वही वाली बात लिखी हुई है, जरूरी नहीं है आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं तो आप जो है वो जनन योग्य हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो परिवर्तन आना मतलब आपकी बॉडी तैयार होना, उस दौरान तैयार हो रही होती है। और इसी कारण से जो है वो एज जो है वो शादी की अलग रखी गई है। हम यह निर्णय किस प्रकार ले सकते हैं कि शरीर में मस्तिष्क मुख्य उत्तरदायित्व के योग्य हो गया है। इस विषय पर हम सभी प्रकार किसी न किसी प्रकार का दबाव रहता है। इस क्रिया के लिए हमारे मित्रों का दबाव भी हो सकता है, भले ही हम चाहें या ना चाहें। विवाह एवं संतानोत्पत्ति के लिए पारिवारिक दबाव हो सकता है, संतानोत्पत्ति से बचकर रहने का सरकारी तंत्र की ओर से भी दबाव हो सकता है। ऐसी अवस्था में कोई निर्णय लेना काफी मुश्किल होता है। तो ये बता रहे हैं एक तरह से जो जनन होता है उसके लिए जो है वो कई प्रकार के दबाव हो सकते हैं। फैमिली फ्रेंड्स जो है एक एज के बाद आपको जो है वो फोर्स करने लगते हैं कि नहीं करो करो शादी करो, संतान उत्पत्ति करो, तो उसके कारण से दबाव जैसा रहता है। हालांकि ऐसी अवस्था में कोई निर्णय लेना मुश्किल होता है। यौन क्रियाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विचारों के बारे में हमको सोचना चाहिए। कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरण अनेक प्रकार से हो सकता है, जो कि यौन प्रक्रिया में प्रगाढ़ शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है। इसमें एड्स और वार्ड्स भी जो है वो मस्सा जो है वो भी संक्रमण रोग है। वार्ड वार्ड क्या होते हैं, मस्सा क्या होते हैं, शायद आप लोगों ने सभी ने देखा हुआ है। लेकिन एक बार यहाँ पर एक प्रैक्टिकल दिखाऊंगा मैं। वार्ड मस्सा जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। अ, सभी ने देखे हैं इस प्रकार के मस्से, किसी ना किसी को होते ही है। तो ये वार्ड्स है, लैंगिक संचलन से जो है वो पहुंच सकता है ये रोग। और एड्स रोग भी जो है वो लैंगिक संचलन से हो सकता है। उसी के लिए क्या क्या सावधानी रखी जाना चाहिए वो यहाँ पर लिखा हुआ है ना। कई तरह की जो है वो सावधानी आती हैं, गर्भ निरोधक आती हैं जनसंख्या वृद्धि से बचने के लिए, और जो है संतान उत्पत्ति ना हो उस केस में भी जो है वो जैसे कॉपर टू और लूप जैसी गर्भ निरोधक निरोधक टेक्निक होती है जिसमें जो है वो अच्छा ये जो है वो जो गर्भ को रोकने की मतलब जनन को रोकने की दो प्रकार की विधियां हैं। एक है टेम्पररी, काम चलाओ, तुरंत हो जाने वाली चीज, और दूसरी है परमानेंट। तो परमानेंट काम चलाओ में जो है कॉपर टी जैसे यूज करते हैं। कॉपर टी जो है वो मादा जनन तंत्र में नीचे मादाओं में लगा दी जाती है, अंदर योनि के अंदर। उसके कारण से जो है वो संतान उत्पत्ति रुक जाती है, बच्चे नहीं होते, वो टेम्पररी है, उसको निकाला भी जा सकता है। और इसी प्रकार से अगर परमानेंट की बात करें तो नसबंदी एक परमानेंट इलाज है। अगर नसबंदी करवा दी जाती है तो फिर बच्चे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है कि जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत ही आता है ये, कि कैसे जो है वो तकनीकें हैं जिसके कारण से जिस इसमें जो है वो सर्जरी वो लिखा हुआ है, शल्य क्रिया लिखा हुआ है, सर्जरी लिखा हुआ है। एक बार पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में जाएगा, इसमें कुछ भी टफ नहीं है ना। और इसी के साथ साथ जो है वो चैप्टर भी खत्म हो जाता है। एक बार इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं फटाफट, आसानी से समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन आंसर इतने ज्यादा कोई टफ नहीं है। डीएनए की प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, मेरे ख्याल से आपको इसको समझ में आना चाहिए। डीएनए की प्रतिकृति कॉपी क्यों बनाई जाती है, अगर डीएनए की कॉपी नहीं बनाई जाएगी
तो पुराने जीव से नया जीव कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। पुराने जीव से नया जीव बनने के लिए डीएनए की कॉपी बनाना जरूरी है। और वो डीएनए कैसे कॉपी बना पाता है? डीएनए जो है वो आपने देखा डीएनए कैसे कॉपी बना पाता है? पहले डीएनए जो है, कितनी देर हो गई यार? अबे मैंने अभी दो। महान इंसान हो, म्यूट तो कर लिया करो कम से कम। तो डीएनए की प्रतिकृति जय जो है, गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव जय। अब मत बोलना बीच जय में। गुरुदेव। ये अच्छा है यार, मैंने जय गुरुदेव पहले करा तो रिप्लाई भी दे रहा है बड़ा अच्छे से, एक तो लेट आया ऊपर से। डीएनए की प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? डीएनए की कॉपी बनेगी तभी नया जीव उत्पन्न होगा। और वो डीएनए की कॉपी यानी कि कोशिका की कॉपी बन रही होती है एक तरह से। डीएनए, जब नया डीएनए बनेगा और वो अपने साथ कुछ प्रोटीन अपने साथ रखता है, उन प्रोटीन से नई कोशिकाएं बनती है। उसी प्रकार से उसी से तो नया जीव बनता है। ये हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं इसमें। तो डीएनए की कॉपी होना जरूरी है। अच्छा, वो कॉपी दो तरह से हो सकती है, जिसको हम अर्धसूत्री विभाजन और पूर्ण सूत्री विभाजन बोलते हैं। यहाँ पर जो है केवल आपको यही लिखना है कि क्यों जरूरी है। एक डीएनए में जो है वो शरीर की सूचना रहती है, डाटा रहता है, हमारे बॉडी कैसी है, हमारी जो संतान होगी उसकी बॉडी भी हमारे जैसी होगी। एग्जैक्टनेस नहीं होगी उसमें। एग्जैक्ट आपका चेहरा या मम्मी पापा का चेहरा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उस डीएनए में वो सूचना होगी कि आपके दो हाथ होंगे, दो पैर होंगे, एक मुंह होगा, दो आंखें होंगी। ये बेसिक स्ट्रक्चर उस डीएनए में स्टोर रहता है, वही आगे बढ़ता है। शक्ल, बाल, आंख ये चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि मानव में अर्धसूत्री विभाजन हो रहा होता है। अगर पूर्ण सूत्री विभाजन होता तो सेम टू सेम जो है वो हम अपने मम्मी या पापा की तरह दिख रहे होते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता है। तो डीएनए की कॉपी बनना प्रजनन में क्या महत्व रखता है? इसलिए महत्व रखता है कि डीएनए कॉपी नहीं होगा तो नई संतान ऊटपटांग हो सकती है, विकृति उत्पन्न हो सकती है उसमें। अगर कॉपी होती है तो वही सूचना उसमें डीएनए दूसरी डीएनए में जाती है और उसी प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। और जीव का जनन जो है वो जीव का जनन पॉसिबल हो पाता है। नहीं तो आम के पेड़ पर अमरूद लग रहे होंगे। बहुत ज्यादा विभिन्नता और डाइवर्सिटी बहुत अति बढ़ जाएगी, जिसके कारण से परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं। वैसे क्या परेशानी हो सकती है अगर आम के पेड़ पे अमरूद लगने लगे? अमरूद के पेड़ पे एक पे आम लग जाए, एक पे जो है वो पपीता लग जाए, मल्टी मल्टी फ्रूट हो जाएगा ना? ऐसा ऐसा पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। जटिलताएं बढ़ जाएंगी। हो सकता हो जीव जो है अगर ज्यादा विविधता ले लेता है, इसमें आया भी था बात, डीएनए में ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं, यदि वो सूचनाओं में ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं तो वो प्रजाति सस्टेन नहीं कर पाती है, वो खत्म हो जाती है, कोशिका मर जाती है, ज्यादा चेंज आ जाते हैं तो। थोड़े बहुत चेंज चल जाते हैं। जीवों में विविधता स्पीसीज के लिए तो लाभदायक है, परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। जीवों में विभिन्नता, चेंजेस आना स्पीसीज के लिए तो लाभदायक है, लेकिन व्यष्टि व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। तो वही बात, जीवाणुओं वाली बात। अगर जीवाणुओं में चेंजेस नहीं आएंगे कि वो गर्म पानी को सह सकें, तो आगे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, कुछ सालों बाद क्या पॉसिबल है वो जीवाणु जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो वो जीवाणुओं के लिए विभिन्नता, ताकि वो चेंजेस, टेम्परेचर में आने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके, उसको झेल सके टेम्परेचर को, तो वो लाभदायक है। परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो चेंज ही हो। जरूरी नहीं। हाँ, व्यष्टि को नुकसान जरूर होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो व्यष्टि को नुकसान होगा, लेकिन वो जरूरी नहीं है। व्यष्टि मतलब उसके पूरे समाज को, जीवाणुओं के समाज को। आवश्यक नहीं है कि होना ही चाहिए। डीएनए में चेंजेस, क्रमिक परिवर्तन होते रहते हैं अपने आप में, लेकिन होंगे ही ये नहीं बोल सकते, परमानेंटली नहीं बोल सकते, है ना? तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो चेंजेस आते हैं डीएनए में, थोड़ा सा परिवर्तन आता है जिसके कारण से नई प्रजाति जन्म हो जाती है या फिर नई प्रकार के विशेष गुण उत्पन्न हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर प्रजाति में, तो वो जीव के लिए तो फायदेमंद रहती है, उसको कोई नुकसान नहीं है, जीवाणुओं को जो है वो। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि वो होगी विभिन्नता या होनी ही चाहिए, ऐसा नहीं है। वो वैसा कोई परमानेंटली वो नहीं है, ऐसा है ना? इसके बाद जो देखते हैं अपन, वो देखते हैं द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। तो द्विखंड में एक कोशिका दो भागों में डिवाइड होती है, जैसे अमीबा में एक कोशिका दो भाग में डिवाइड हो। बहुखंडन में जैसे प्लाज्मोडियम में बहुखंडन पड़ा हुआ था, तो एक एक कोशिका जो है बहुत सारे केंद्रकों में डिवाइड हो जाती है, बहुत सारी कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है, और फिर उसका जब फटती है तो बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठी एकदम से निकलती हैं प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम जो है वो किसका परजीवी है, किस रोग का परजीवी है? प्लाज्मोडियम परजीवी है, किसका परजीवी? क्या रोग होता है अगर प्लाज्मोडियम आ जाता है हमारी बॉडी में तो? कोई तो बोलो भाई।
प्लाज्मोडियम परजीवी है ना, इससे कौन सा रोग होता है? मलेरिया। हाँ, मलेरिया परजीवी है। चलो कम से कम एक को तो याद था। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, और उसमें क्या होता है, बहुखंडन होता है। ये डायग्राम माइंड मैप में याद रहना चाहिए। मलेरिया रोग होता है, द्विखंडन कहाँ होता है? द्विखंडन जो है वो यहाँ पर हो रहा होता है ना, अमीबा में। लेस्मानिया में भी द्विखंडन होता है। तो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है, उसमें बहुत सारे खंडों में डिवाइड हो जाता है जीव का शरीर। बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है? बीजाणु समासंग के बारे में पूछा हुआ है। तो फंगस में, राइजोपस में क्या होता है, ऊपर अंडाकार चीज रहती है, उसमें बीज उग जाते हैं, बीजाणु उग जाते हैं, और हर एक जीव जो है वो नई प्रकार की फंगस पैदा करता है। तो इसको पूरे गुच्छे के रूप में रहते हैं, तो एकदम से जो है वो फंगस, जैसे ही पूरे बीज गिरते हैं, पूरे के पूरे बीज जो है नई फंगस बना लेते हैं और नया जनन करते हैं। तो इसके बारे में आप जानते हो, राइजोपस कवक का जाल है, इसके बारे में पढ़ा हुआ है अपन ने, वीडियो भी देखा हुआ है किस प्रकार से दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जो है बीजाणु में समासंग होता है, या फिर जनन होता है, एक कोशीय, वो मतलब अलैंगिक जनन है इसमें भी। क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते? क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना, मतलब ये क्वेश्चन मालूम क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन ये, अरे ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे जटिल जीव कौन है? हम है, मनुष्य। इन जटिल जीवों में पुनरुद्भवन नहीं हो सकता, क्या कारण है? जैसे कि मान लीजिए मेरा हाथ यहाँ से काट दिया जाए, तो नया हाथ नहीं उगेगा, जबकि प्लेनेरिया में ऐसा पॉसिबल है। प्लेनेरिया को अगर हम काट दें तो प्लेनेरिया नया उग जाएगा। केचुए को अगर हम काट दें बीच में तो केचुआ उग जाएगा, है ना। वो सरल जीव है, ज्यादा जटिल जीव नहीं है, उनके बॉडी में ज्यादा बड़े बड़े स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन जटिल जीवों में ऐसा नहीं हो पा रहा, पुनर्भवन नहीं हो पा रहा। हाथ काट दिया जाए तो हाथ दोबारा उगेगा नहीं, मांस भरा जाएगा, खून नहीं बहेगा, लेकिन हाथ दोबारा नहीं होगा। ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? कोई जवाब देना चाहेगा इसमें? बहुकोशी भैया जीवों पुनर्भवन पता क्यों? नहीं मैं गलत बोल रही हूँ या सही, हाँ लेकिन बोलो, कोई दिक्कत हमारे नहीं। लिए जनन के अलग अंग होते हैं, और मतलब अलग ही अंग होते हैं ना हमारे लिए हाँ जनन के लिए, उनके पास नहीं। हाँ, ये लॉजिकली गलत नहीं है, सही आंसर है। लेकिन इसमें दूसरा तरीका ये खोज सकते हैं अपन, सरल जीवों में कोशिकाएं जो है वो एक ही तरह की मिलकर बनी हुई रहती हैं। जटिल जीवों में यदि मान लीजिए प्लेनेरिया का भाग काटा जा रहा है, तो उसका पूरा के पूरा अंग एक कोशीय जीवों से मिलकर बना हुआ है। एक कोशिका को आसानी से बॉडी कम ऊर्जा लागत से बना सकती है, ज्यादा ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं, ज्यादा कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा बॉडी को, ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करना पड़ेगी। जबकि यदि मेरा हाथ कटता है यहाँ से, तो इसमें देखो नसों में अलग प्रकार की कोशिकाएं होंगी, हड्डी में अलग प्रकार की कोशिकाएं होंगी, त्वचा में अलग प्रकार की कोशिकाएं होंगी, जो मांस है, फैट है आसपास, उसमें अलग प्रकार की कोशिकाएं होंगी। इतनी सारी कोशिकाएं जो है मिलकर मेरा हाथ बना रही होंगी, तो वो जटिलता जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बॉडी में उन कोशिकाओं को बनाने के लिए पहले से कोशिकाएं मौजूद होना चाहिए, या फिर इतनी एनर्जी होना चाहिए कि वो हाथ को फिर से बनाया जा सके। इसीलिए बहुकोशीय जीवों में जो है वो पुनरुद्भवन या पुनर्जनन जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन आजकल धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया, कि पुनर्जनन या उद्भवन जो है वो कराया जाने लगा है ऊतक संवर्धन के द्वारा, टिश्यू कल्चर के द्वारा। जैसे कान वाला जो मैंने बताया था आपको, वो जो है कान का हिस्सा किसी का कट गया था तो वो पैर पर उगाया गया, है ना। तो वो चीज जो है वो आजकल उगाई जाती है। तो मेरे ख्याल से जो पुनरुद्भवन है, नई कोशिकाएं बना सकती है बॉडी, नई कोशिकाएं आसानी से बना सकती है, लेकिन पूरा के पूरा अंग नहीं बना सकती, क्योंकि अंग में जो है बहुत सारी कोशिकाएं हैं। आप देखोगे यदि हाथ कट गया है यहाँ से मेरा, तो ये हाथ जो है वो इधर से पैक हो जाएगा। नई कोशिकाएं तो बन रही है ना, तभी तो उसके ऊपर त्वचा जा रही है, चमड़ी बच जा रही है, त्वचा की कोशिकाएं जा रही हैं, वो तो बन जा रहा है। लेकिन पूरा के पूरा हाथ उगाना आप बोलो पॉसिबल है, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मल्टी सेलुलर है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। कितनी इतनी सारी कोशिकाएं बनाने के लिए बॉडी में पहले से वो कोशिकाएं होना चाहिए जो उसमें कन्वर्ट हो जाए। है भी कुछ हद तक से स्टेम सेल्स हैं, उसकी मदद से बनाया जा सकता है, लेकिन वो उसके लिए एनर्जी भी तो होना चाहिए बॉडी में उतनी ज्यादा। उनके कोशिकाओं को डिवाइड होने में, उस अंग को विकसित होने में एनर्जी, ऊर्जा भी तो होना चाहिए उतनी। इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, बहुकोशीय जीवों में पुनरुद्भवन या पुनर्जनन जो है वो नहीं कर सकते। और अंशिका का आंसर भी बिल्कुल सही है कि हमारे जो जनन हेतु उनमें जो सरल जीव होते हैं
उनमें कोई विशेष अंग नहीं होता है, उनकी पूरी बॉडी जो है वो जनन कर रही होती है। और जबकि जो जटिल संरचना वाले जीव है उनमें नॉर्मली लैंगिक जनन तंत्र पाया जाता है, मतलब जनन हेतु कुछ विशेष अंग पाए जाते हैं, और वो विशेष अंग क्या कर रहे हैं, विशेष प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, और वही कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं नए जीव के निर्माण में। तो आप दोनों ही बातें जो है इसको कंक्लूड कर सकते हो इस आंसर में। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है, तो आप कुछ तो कायिक प्रवर्धन के बारे में पूछ लिया है थोड़ा सा घुमा के। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो कायिक प्रवर्धन के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे बहुत से पौधे हैं जिसमें जड़ तना पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकल्प नया उत्पन्न कर लेते हैं अधिकतर जब जीवों में। तो कायिक प्रवर्धन पढ़ा है अपन ने, है ना, कि उसकी कलम लगाई जाती है, कुछ के बीज उसमें जड़ लगा दी जाती है, किसी की पत्तियां उग जाती हैं, जैसे बायोफिल्म यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, बायोफिल्म में से ही अंकुरण हो रहा होता है उसका, पत्तियों में से ही अंकुरण हो रहा होता है, वो लगा देते हैं। और इसका फायदा क्या है वो लिख दो, यहाँ वहां पर लिखा हुआ है। ऐसे जीव जो कि अपनी, देखो यहाँ यह पद्धति केला संतरा गुलाब चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। अब जैसे केले की बात करें तो उसमें कोई बीज नहीं है उसमें, केले में, है ना। आप बोलोगे ब्लैक ब्लैक होता है बीज में, लेकिन वो ठीक है, वो बीज नहीं बोलेंगे। बीज कैसे होते हैं, सेब के बीज देखे होंगे आपने कई बार, वो जो अलग प्रकार के अंगूर रहते हैं उसमें भी बीज आते हैं, चीकू के बीज देखे होंगे, कड़क रहते हैं बीज, अमरूद के बीज देखे होंगे, तो वो बीज अलग रहते हैं। केले में वैसे बीज नहीं पाए जाते हैं, संतरे में तो पाए जाते हैं। कई संतरे जो है, हाँ इसमें जो संतरे का उदाहरण लिखा हुआ है, अपने यहाँ जो संतरे आते हैं वो नॉर्मली उसमें बीज होते हैं, लेकिन संतरे की कई प्रजातियां हैं जिसमें बीज की जरूरत नहीं होती है। गुलाब में कहाँ फल होता है, गुलाब में फल होता है, उसकी कलम करना पड़ती है। तो कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार के उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। तो ऐसे पौधों के लिए लगाया जाता है जिसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता हो चुकी है, उनको लगाने के लिए कायिक प्रवर्धन लगा सकते हैं। और जैसे मनी प्लांट का पौधा, उसमें फल कहाँ लग रहा है, उसका कायिक प्रवर्धन नहीं कर रहे हैं हम, एक कलम काट के उसको लगा देते हैं। और यदि हम बात करें पान का पौधा, एक बात अंतर याद रखो, पान का पौधा और पान का लता होती है उसकी भी, पान और मनी प्लांट में थोड़ा सा फर्क है ना। उसका पत्ते थोड़े थोड़े सेम दिखते हैं, लेकिन मनी प्लांट अलग रहता है और पान अलग रहता है। पान में सुगंध आती है, पान का पत्ता अलग रहता है, उसकी भी कलम की जाती है ना। पान को उगाना भी इतना आसान नहीं है, मनी प्लांट उगाना बहुत आसान है, लेकिन पान को उगाना थोड़ा सा टफ मामला है। तो कायिक प्रवर्धन उसमें भी हमें करना पड़ रहा होता है। तो ये सारी जो है अलैंगिक जनन की तकनीकें हैं, एक तरह से अपन का रिवीजन भी हो जा रहा है क्वेश्चन आंसर के हिसाब से। मतलब एक बार जो लास्ट में देखते हैं ना, एक बार रिविजिट कर ले रहे हैं अपन सारे टॉपिक को। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है, तो डीएनए की प्रतिकृति नहीं बनेगी तो फिर से वही बात हो जाएगी। डीएनए की प्रतिकृति मतलब कॉपी बनाना, अगर कॉपी नहीं बनेगी तो जीव जो है वो पेरेंट की तरह सारे गुण लेकर पैदा नहीं होगा, वैसे के वैसे उसके गुणों में विभिन्नता आ जाएगी बहुत ज्यादा, और चांस है ज्यादा विभिन्नता आ जाएगी तो वो जीव सस्टेन ही ना करे, है ना। तो डीएनए की प्रतिकृति या कॉपी बनाना जरूरी है, अगर वो वही कॉपी जो है, जो डीएनए में प्रोटीन रहता है जो नई प्रकार की कोशिकाओं को उत्पन्न करता है, वो नया प्रोटीन जो है वो कोशिका बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो वो जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो उसी डीएनए के हिसाब से बनती हैं, पेरेंट डीएनए के हिसाब से बनती हैं। अगर वो नहीं होगा तो नया जीव ज्यादा विभिन्नता के साथ पैदा होगा या फिर बनेगा ही नहीं। डीएनए की कॉपी बहुत जरूरी है, ज्यादा विभिन्नता हो जाएगी तो कोशिका मर जाएगी अगर डीएनए की कॉपी नहीं बनती है तो। सॉरी। उसके बाद नर जनन तंत्र मादा जनन तंत्र का समझा दिया है, ऋतुस्राव भी बता दिया। ऋतुस्राव पीरियड्स या राजोधर्म सब एक ही शरीर में अलग अलग नाम दिए हुए हैं। परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है, यहाँ पर परागण की क्रिया का निषेचन से क्रिया से अंतर बताना। देखो दोनों ही चीज पौधों में भी होती है, मनुष्य में भी होती है। सॉरी 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 सॉरी, परागण मनुष्य में नहीं होता, निषेचन होता है। इसमें पौधों का उदाहरण लेके बताना जब परागण पूछा हुआ है। परागण किसको बोलते हैं, पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर गिरना परागण कहलाता है। वो वर्तिकाग्र से होता हुआ, वर्तिका से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, अंडाशय में चला जाएगा, वहां पर निषेचन होता है। परागण बहुत अलग प्रोसेस है। परागण में जो है एक तरह से ये हो रहा है परागण में कि पुरुष भाग से बीज कहाँ जा रहे हैं, पौधे की बात कर रहा हूँ, गुड़हल के पौधे की बात कर रहा हूँ। परागण में पराग कोश से परागकण कहाँ जा रहे हैं, पुरुष भाग से स्त्री भाग पर जा रहे हैं। वो ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया, ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि ले जाने की प्रक्रिया परागण कहलाती है।
और जब नर युग्मक जो वो पराग कण मिला है वो अंडे से मिलेगा, दोनों आपस में मिलेंगे, नर युग्मक मादा युग्मक से मिलेगा जब, तो जो नया जायगोट बनेगी वो प्रोसेस निषेचन कहलाती है। दोनों में फर्क है, बहुत अलग प्रोसेस है। एक ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया, परागण पुरुष भाग से महिला मतलब पुंग केसर से स्त्री केसर पे पराग का आना, पराग का आना, पराग कणों का आना, उसको हम बोलते हैं परागण। और नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलकर जायगोट का निर्माण करना, उसे हम बोलते हैं निषेचन। तो बेसिक अंतर है, आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव बन सकता है इस पे। शुक्राशय एवं प्रोटेस्ट ग्रंथि की क्या भूमिका है? तो शुक्राशय और प्रोटेस्ट ग्रंथि जो है, प्रोटेस्ट ग्रंथि शुक्राशय किस लिए जिम्मेदार है? शुक्राशय एक तरह से जिम्मेदार है, मेरे को कॉन्फ्यूजन क्यों हो रहा है यहाँ पर, अगर शुक्राशय वृषण से बोलते हैं ना, वृषण जहाँ पर पाए जाते हैं, शुक्रवाहिनी वृषण को मतलब शुक्राशय नहीं, ये लिक्विड बनाता है। शुक्राशय जो है वो सेमी सॉलिड लिक्विड बनाता है जो किसको, स्पर्म को पोषण देता है। पोषण नहीं, अगर पोषण नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। प्रोटेस्ट ग्रंथि जो है वो एक तरह से मदद कर रही होती है सीमन मतलब जो लिक्विड होता है उसको और पेशाब को अलग करने में। ये देखो यहाँ पर ही मूत्राशय है, तो आप देखेंगे मेल उसमें मूत्राशय का भाग भी यही वाला है और सीमन का भाग भी यही वाला है। और ये प्रोटेस्ट ग्रंथि एक तरह का वॉल्व का काम करती है। देखो दोनों को अगर इसको बड़ा करके देखें तो यहाँ पर जो है वो दोनों ही यहाँ पर एक तरह से वॉल का काम कर रहा है प्रोटेस्ट ग्रंथि। इसका अगर बड़ा करके देखोगे आप तो यहाँ ये वाला भाग जो है वो दोनों ही का भाग है। यहाँ से मूत्र जाने का पार्ट भी यही वाला है और ये सीमन जाने का रास्ता भी यही वाला है। तो ये कॉमन एंट्रेंस रहता है। प्रोटेस्ट ग्रंथि जो है वो कंट्रोल कर रही होती है कब सीमन भेजना है और कब मूत्र जाना है। ज्यादातर टाइम में मूत्र जा रहा होता है तो इस मार्ग को बंद करके रखता है प्रोटेस्ट ग्रंथि। और जब ये मार्ग खुलता है जनन के टाइम, तो फिर ये वाला मार्ग बंद कर दिया जाता है प्रोटेस्ट ग्रंथि के द्वारा, है ना। तो शुक्राशय क्या करता है? ये शुक्राशय है यहाँ पर। शुक्राशय क्या करता है, जो यहाँ से शुक्राणु आए हुए हैं यहाँ पर तैरकर यहाँ तक आ जाते हैं शुक्राणु, और फिर इसको जो है एक लिक्विड में भर देता है, एक लिक्विड बहा देता है शुक्राणु को, जिससे शुक्राणु उसमें जिंदा रह पाते हैं। और प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या करती है? प्रोटेस्ट ग्रंथि जो है हमारी मूत्र और सीमन के मार्ग को जो है वो डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, कब किसको कहाँ कब भेजना है, क्योंकि अंग एक ही है निकलने के लिए, कब भेजना है वो प्रोटेस्ट ग्रंथि जो है वो तय कर रही होती है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। हाँ, कुछ पूछना है? हाँ, यौन आरंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो ये तो मेरे ख्याल से आप सभी, आपकी बॉडी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, चैप्टर में आया भी था कि किस प्रकार से जो है वो परिवर्तन दिखाते हैं बॉयज और गर्ल्स में। अगर इस पैराग्राफ में खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पर फिर से रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, थोड़ा सा हिचक भी महसूस होती है, आई होप आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर जो है वो इसी जब लैंगिक जनन पढ़ते हैं तो यहाँ पर किशोरावस्था में यहाँ पर आप ऐसे परिवर्तन आते हैं जिसमें लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे तो बॉयज और गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो एक बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। माँ के शरीर में गर्भस्थ के भ्रूण को पोषण किस प्रकार से मिलता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर अपन अंशिका का वाला क्वेश्चन भी लेंगे कि 9 महीने में हम कैसे माँ के पेट में डेवलप होते हैं, है ना। उसका वीडियो दिखा रहा हूँ अभी। यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचालित रोगों से रक्षा करेगा? पॉसिबिलिटीज हैं, कम हो जाएंगे यौन संचालित रोग, लेकिन चांसेस हैं कम हो जाएंगे, खत्म नहीं हो जाएगा खतरा, है ना। अगर कॉपर टी का यूज किया जाता है तो कॉपर टी एक कॉपर की टी जैसा शेप में एक वो होता है, और उसको जो है वो फीमेल्स में अंदर लगा दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है। नॉर्मली डॉक्टर ही कर रहे होते हैं वो, कोई विशेषज्ञ ही कर रहा होता है, अपन नॉर्मली नहीं कर सकते। तो उसके कारण से प्रजनन रुक सकता है, जनन रुक सकता है कॉपर टी से। लेकिन यौन संचरण से होने वाले रोग रुक जाएंगे, वो नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो, हाँ, वो रोक सकता है, जनन रोक सकता है, प्रेगनेंसी नहीं होगी प्रॉपर्टी से, लेकिन इसका मतलब लैंगिक संचरण से होने वाले रोग भी नहीं होंगे, एड्स नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो हो सकता है, वो अभी भी हो सकता है। हाँ, कुछ हद तक वो चांसेस मदद कम कर देती है कि आपको लैंगिक संचरण से होने वाले रोग नहीं होंगे, कुछ चांसेस कम कर दे सकती है कॉपर टी। और मेनली कॉपर टी का काम है प्रजनन रोकना, प्रेगनेंसी को रोकना। उसका काम ये नहीं है कि आपको जनन रोग जो है वो रुक जाएंगे, कम हो जाएंगे, होने के चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी
आपको हो सकते हैं। तो कॉपर टी जो है वो मेनली यूज की जाती है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। बाकी उससे जनन रोग नहीं होंगे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोला जा सकता। यहाँ पर देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन किसमें होता है? एक तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा होगा। तो मुकुलन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा में द्विखंडन होता है, ईस्ट में विखंडन हो। ईस्ट में क्या हो रहा होता है? प्लाज्मोडियम में भी खंडन है, लस्मानिया में कोई बताएगा ईस्ट में क्या हो रहा होता है? विखंडन होता है नहीं। मुकुलन, यीस्ट में मुकुलन ही तो होता है भैया। और किसी को याद है? मुकुलन मतलब यहाँ पर ऐसा इस तरह से उभार ऊपर उठ जाना। हाइड्रा का इसमें उदाहरण आया था। ईस्ट में जो है, ईस्ट का उदाहरण जो है वो खंडन में आया था। पायरोगारा इसमें आया था। ईस्ट का उदाहरण भैया क्योंकि उन तीनों में हो ही नहीं सकता, आपने बताया था। एक बार कंफर्म कर रहा हूँ मैं। लेस्मानिया में द्विखंडन होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ। प्लाज्मोडियम में, अमीबा में द्विखंडन होता है। बचा हुआ रहता है ईस्ट। तो ईस्ट में पॉसिबिलिटीज है। ईस्ट में मुकुलन होता है, अजीब बात है यार। कभी मैंने इस तरह से नहीं सोचा। हाँ, इसमें वो क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हो। मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा के इसका आंसर निकाल सकते हो। अमीबा में द्विखंडन होता है, प्लाज्मोडियम में भी खंडन होता है, लेस्मानिया में भी खंडन होता है। कि बचा हुआ ईस्ट है तो आंसर ईस्ट होना चाहिए, लेकिन ईस्ट में मुकुलन होता है, अजीब बात है। एक बार देखना तो बनता है। बडिंग वही है, हाँ है तो सही कि इसमें जो है वो मुकुलन ही हो रहा होता है, लेकिन वीडियो देखना बनता है एक बार। ईस्ट में मुकुलन कैसे हो रहा होता है? एनिमेशन देखते हैं क्या डाले, मतलब ये ईस्ट की सेल्स है। ओ ये देखो, ये निकल रहा है इसमें से मुकुल। मुझे नहीं पता आप देख पा रहे हो कि नहीं, ये कोशिकाएं हैं सब ईस्ट की। तो ये देखो, एक 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 उसमें से ये निकल रहा है और नया ईस्ट बन जा रहा है। बहुत बढ़िया यार। देखो हर एक उसको देखो, हर एक ईस्ट के कण को देखोगे, कुछ एक चीज निकल रही है और फिर उसके बाद वो अलग हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो मुकुलन जो है वो ईस्ट में हो रहा होता है। बुक में नहीं लिखी हुई है बात, है ना। हाँ, ऑब्जेक्टिव में बोल दिया उन्होंने। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन अंग का भाग नहीं है? अंडाशय पाया जाता है, ओवरी जिसको बोलते हैं। अ, गर्भाशय पाया जाता है जिसमें हम होते हैं मम्मी के। शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका कहाँ से? शुक्रवाहिका मेल्स में होती है, जो कि क्या ले जाती है? सीमन ले जाती है, वीर्य ले जाती है, या फिर बोले हम शुक्राणु को ले जाती है। तो ये मेल्स में होती है। डिम्ब वाहिनी जो है वो इंग्लिश में इसको फेलोपियन ट्यूब बोल देंगे जहां तक है। फेलोपियन ट्यूब तो ये भी होता है फीमेल में। कौन सा नहीं होता है? शुक्रवाहिका नहीं होती है, मेल्स में होती है, जो कि सीमन को ले जा रही होती है। पराग कोश में होते हैं। कॉमन सी बात है, पराग कण होते हैं। लैंगिक जनन का भाग देखा हुआ है अपन। बाह्यदल जो है बाहरी हिस्से को बोलते हैं। अंडाशय जो है बीच में होता है, फीमेल पार्ट होता है। अंडक जो है वो अंडाशय में पाने वाले अंडक को बोला जाता है अंडक। और पराग कण जो है वो पराग कोश में होते हैं। तो इसमें भी मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? क्या लाभ हैं? तो अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ? अलैंगिक जनन में पूर्ण सूत्र विभाजन हो रहा होता है। डीएनए को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करना पड़ रही होती है, जिसके कारण से पॉसिबिलिटीज हैं कि जनन सक्सेसफुल की रेट कम हो जाए, है ना। और लैंगिक जनन में जनन हेतु विशेष अंग पाए जा रहे हैं, तो सक्सेस रेट जो है वो लैंगिक जनन में ज्यादा होगा बजाय अलैंगिक जनन के, है ना।
तो इसका मेरे ख्याल से तो यही आंसर होना चाहिए। और अगर कॉपी में देखेंगे, अगर समझ में नहीं आया तो पूछना एक बार। मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? तो मानव में वृषण, मानव मतलब मेल्स में, पुरुषों में वृषण क्या कर रहा होता है? वृषण जो है वो स्पर्म बना रहा होता है, शुक्राणु बना रहा होता है, हमें बना रहा होता है, हम वहीं पर डेवलप हुए। वहां से डेवलप होने के बाद जो है हम कोशिका के रूप में अंदर गए, और हमारा विभाजन कैसे कैसे हुआ वो आपने देखा। तो मेन काम क्या है वृषण का? वृषण जो है वो स्पर्म बना रहा होता है। तो कितनी संख्या में होते हैं? दो संख्या में होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, और इनके बाहर एक आवरण होता है जो इनको टेम्परेचर इनका बराबर रखता है, ताकि स्पर्म बनाते रहें। ऋतुस्राव क्यों होता है? रजोधर्म क्यों होता है? तो इसके बारे में कल बात करी थी हमने। ऋतुस्राव क्यों होता है? हर महीने हर एक महिला में टीन एज में एक क्रिया होती है, जिसमें उनके अंडवायु में से एक अंडा निकलता है, फेलोपियन ट्यूब से जो है वो बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। गर्भाशय उसके लिए तैयार हो जाता है कि शुक्राणु आएगा, और वो अंडा जो है वो परिपक्व होकर किसी बच्चे का निर्माण करेगा। अब हजारों अंडे हैं, हर महीने एक अंडा आ रहा है, हर बार जनन होना पॉसिबल नहीं है। जनन केवल हजारों अंडों में से कितने अंडों का होगा? केवल एक या दो, जो मतलब बच्चों की संख्या पे डिपेंड करता है। तो वो हर हजारों में से केवल दो तीन का होगा, बाकी अंडे क्या होंगे? तो बाकी अंडे जो है वो ऋतुस्राव के द्वारा जो है हर महीने निकलते हैं। गर्भाशय तैयार होता है अंडे को लेने, पोषण प्रदान करने के लिए, लेकिन वो नहीं होता है, तो वो गर्भाशय की दीवार गद्देदार होकर टूटती है। वो मांस जो है वो टूटता है गर्भाशय का, और वही निकलता है बाहर, जिसमें से खून और बहुत ज्यादा खून और पस हो सकता है उसमें, और उसी के कारण से बहुत ज्यादा महिलाओं को तकलीफ भी होती है। तो ऋतुस्राव उसी को बोलते हैं। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो उसमें आपको जो है वो एक पुंकेसर और स्त्रीकेसर वाला भाग अलग दिखाना पड़ेगा, क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे कैसे होती है, वो सब चीजें आपको बता चुका हूँ। गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन कौन सी? गर्भ निरोधन किसको बोलेंगे? मतलब कि प्रेगनेंसी से बचने की कौन कौन सी विधियां हैं, तो उसके बारे में आपको इसमें पूछा गया है कि गर्भ निरोधन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो आप जनन स्वास्थ्य में आखिरी वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें कॉपर्टी वगैरह आपको मिल जाएंगे, लूप मिल जाएगा, नसबंदी यानी कि सर्जरी के द्वारा कैसे रोका जा सकता है, वो सारी चीजें जो है गर्भ निरोधन की तकनीक में आएगी। एक बार पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा। एक कोशिकीय एवं बहुकोशीय जीवों में जन्म पद्धति में क्या अंतर है? एक कोशीय जीवों में ज्यादातर जो है वो अलैंगिक जनन होता है, और बहुकोशीय जीवों में विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं, लैंगिक जनन होता है। इसमें जो है वो पूर्ण सूत्री विभाजन हो रहा है, कोशिका का पूर्ण सूत्री विभाजन हो रहा होता है। बहुकोशीय जीवों में जो जिनको लैंगिक जनन होता है, जिनमें उनमें जो है वो अर्धसूत्री विभाजन हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि डीएनए की कॉपी वैसे की वैसे की जाएगी, तो डाटा बहुत ज्यादा हो जाएगा। चांसेस है डीएनए सेल जो है, जो नया डीएनए बने, वो सस्टेन ना कर पाए ज्यादा चेंज होने के कारण से, या ज्यादा डाटा होने के कारण से। इसी के कारण से अर्धसूत्री विभाजन होता है। केवल बेसिक स्ट्रक्चर जाता है, मम्मी पापा का दोनों का आधे आधे, मतलब कोशिकाओं का अर्धसूत्री विभाजन होता है। 23 गुणसूत्र आपस में मिलते हैं, जिसके कारण से बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है हमारा, लेकिन जनन हमारा हो जाता है। तो हमारा बॉडी मनुष्य जैसी रहती है, लेकिन शक्ल वगैरह चेंज हो जाती है, क्योंकि डीएनए में जो है डाटा ज्यादा स्टोर नहीं हो सकता। अगर पूर्ण कोशिक जनन हो रहा होता ना, तो चांसेस थे कि जो नॉलेज हमारे पापा ने गेन किया है वो हमें पहले से आता। अगर पूर्ण सूत्री विभाजन हो रहा होता ना, तो चांसेस ऐसे थे कि जैसे मान लीजिए मेरे दादाजी ने चारों वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, सारे ग्रंथ पढ़ लिए। अगर पूर्ण सूत्री विभाजन होता, तो वही पहले के पूरा नॉलेज, पूरा के पूरा नॉलेज, चांसेस थे, ऐसा कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, चांसेस थे कि मेरे पिताजी में आते और मेरे पिताजी से मुझ में आते। चांसेस थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, पूर्ण सूत्री विभाजन नहीं होता है। इसमें भी हो रहा हूँ, चांसेस थे, जरूरी नहीं है कि होता है। जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है? अगर जनन नहीं होगा तो आपको आम खाने को नहीं मिलेंगे, आम के पौधे जो है वो खत्म हो जाएंगे, आम के पेड़, पौधे नहीं, पेड़ जो है वो खत्म हो जाएंगे। जनन होने के कारण से ही तो नया आम का पेड़ लगता है, और नया आम का पेड़ लगेगा तो नया आम खाने को मिलेंगे आपको, सीधी सी बात है। या फिर वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है। तो जनन के कारण से नए जीव लगातार उत्पन्न होते रहते हैं, उनकी संख्या में कमी नहीं आती है, बने रहते हैं। ऊपर से उनके डीएनए में लगातार चेंजेस आते रहते हैं, जिसके कारण से प्रकृति के अनुकूल होते जाते हैं, वो वातावरण के अनुकूल होते जाते हैं, और हर प्रकार के परिवर्तन को जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। गर्भ निरोधन युक्तियों के अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण तो यही कि भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, और हमारे जो है वो खाने की रिसोर्सेज कम होते जाएंगे, रहने के रिसोर्सेज कम होते जाएंगे, संसाधनों की कमी होने लगेगी। रिसोर्सेज मतलब संसाधन की कमी होने लगेगी, और भुखमरी छा जाएगी, बेरोजगारी जैसी चीजें जो बढ़ रही है नॉर्मली इंडिया में।
तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए ज़रूरी है। दूसरा, जनन स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। जनन स्वास्थ्य मतलब लैंगिक संचरण से होने वाले रोगों से बचने के लिए जो है वो गर्भ निरोधन की युक्तियाँ अपनाना चाहिए। कौन-कौन सी युक्तियाँ होती हैं, एक बार फिर बोल रहा हूँ कि लास्ट पैराग्राफ पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन-कौन से तरीके हैं। टेम्पररी और परमानेंट दोनों ही इसमें लिखा होगा, है ना? तो ये था आपका चैप्टर। एक चीज़ बची है, एक वीडियो दिखा कर खत्म करूँगा, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा मैं। उस वीडियो में केवल और केवल ये दिखाया जाएगा कि 9 महीने में किस प्रकार हमारा जन्म होता है। तो उसके लिए आपको एक बार फिर से जॉइन करना पड़ेगा, ताकि मैं वो वीडियो दिखा सकूँ 9 महीने हमारे हम कैसे पेट में बड़े होते हैं। एक बार फिर से जॉइन करो फटाफट जल्दी-जल्दी।